पूर्वी राजमहल की राजकुमारी सोंग शिहुआन दरबार में पेश हो। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। 10 साल की उम्र में फिर से जन्मी राजकुमार के साथ रक्त परीक्षण के बाद। मैं तो एक साधारण यायावर थी। पूर्वी राजमहल की असली राजकुमारी 10 वर्ष की आयु में राजकुमार के साथ खून की जांच के बाद मुझे लगा था कि मुझे प्यार मिलेगा, लेकिन कभी नहीं सोचा था सिर्फ इसलिए कि मैं गांव में पली हूं, चाहे महल में लौट आऊं फिर भी नौकर समान हूं। पूरे 10 साल तक ताने सहने के बाद मैं सोंग जियान की राजकुमार के महल की सबसे प्यारी रानी हूं। तुम जैसी गांव की गवार लड़की मेरी जगह लेने का सपना देखती हो। मैं तो बस एक घर चाहती हूं। मैंने कभी तुमसे प्रतिस्पर्धा करने का विचार नहीं किया। इन वर्षों में मैंने पर्दे के पीछे रहकर तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, कविताएं और चित्र जिससे तुम पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गए। क्या क्या यह सब प्रमाण के लिए पर्याप्त नहीं है? तुम नीच घराने से हो। राजकुमार के महल को अपना घर समझने की हिम्मत कैसे हुई? जब मां गर्भवती थी तो उन्होंने ज्योतिषी से तुम्हारा भविष्य जाना। शियान इस दुनिया की सबसे उच्च कन्या है, राजकुमार के महल की सौभाग्य देवी, और तुम जन्म से ही अशुभ हो। जो सियान के साथ रह सकता है, कविताएं लिख सकता है और चित्र बना सकता है, उसकी डांट फटकार सह सकता है, वह तो बस तुम ही हो। यह तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। यह सौभाग्य तुम्हें देता हूं। क्या तुम्हें चाहिए? सोंग यानफेंग, सोंग यानझेंग, सोंग यानफेंग, इन सभी वर्षों में मैंने राजकुमार के लिए योजनाएं बनाई। तुम्हारी और पिता की गद्दी सुरक्षित रही। तुम लोग भी कल मेरे पिता राजा बन रहे हैं। तुम्हारा बहुत धन्यवाद सलाह देने के लिए। तो इसके बदले में मैं अपने पिता की ओर से तुम्हें विदा करता हूं। रुको। जियान सबसे ज्यादा नफरत करता है। उसका चेहरा खरोंच दो फिर मार डालो। नीचे खींच लो। मां बहुत ठंड है। मरने के बाद जेल गंदी कर देगा। सच में एक अभिशाप है। मेरा यह जीवन सच में एक मजाक है। किंगपिन, उसे बाहर निकालो, मेरी मदद करो। महाराज, आप ऐसा करके राजकुमार के महल को नाराज कर देंगे। मैं तो खुद ही राजकुमार के महल से हूं। आंख की किरकिरी। नाराज हो गए तो क्या हुआ? अगर अगला जन्म हो, जीने का नया तरीका। पूर्वी महल की राजकुमारी सोंग शिहुआन दरबार में उपस्थित हो। छोटी मालकिन, इस दासी को आपकी सेवा करने दें। कपड़े बदल लो। आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते। महल में साक्षात्कार के लिए जाना है। दफा हो जाओ। पिछले जन्म में मैंने यही पहना था। सोंग जियान की यह राजकीय पोशाक। बहुत मिन्नतें की, मुश्किल से तो पूर्वी महल में रहने को मिला। दुखद जीवन जिया। इस जन्म में इस जन्म में मैं सोंग शिहुआन नया तरीका अपनाऊंगी जीने का। ऐसे कपड़े पहनकर कैसे आ गई? हाँ, तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले? शाही प्रतिष्ठा कवच को तुम अपमानित नहीं कर सकते। वह कपड़ा बहुत बड़ा है, मैं पहन नहीं सकता। यान के कपड़े उधार ले लो, भले ही तुम पहन सको। तुम्हारे लिए यह पहनना भी शोभा नहीं देता। उस समय अगर मैं केवल जियान यान को ही जन्म देती तो प्रसव में कठिनाई नहीं होती। शरीर खराब हो गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया। इतने साल बीमारी से जूझते हुए तुम एक अभिशाप हो। पिताजी महाराज, यह आपके प्रति मेरी निष्ठुरता नहीं है। बस इस बच्चे की किस्मत शायद राजकुमार के महल से टकराती है। वहां किसी भी हालत में नहीं रह सकता। दादा महाराज, हालांकि 2 बूंद खून मिलते हैं, लेकिन वह बाहर रही है। 10 साल से भटक रही है। उसने कोई बुरी आदतें तो नहीं पाल ली हैं, यह अभी पता नहीं है। बेहतर होगा उसे हुआंगजो मंदिर में रखा जाए। हुआंगजो मंदिर? यह हुआंगजो मंदिर, लेकिन यह कैद करने की जगह है।
शाही अपराधियों के लिए। सोंग शिहुआन, राजकुमार का परिवार इस तरह आरोप लगाता है, तुमने खंडन क्यों नहीं किया? मैं पूर्वी महल में नहीं जाना चाहती। एक सज्जन दूसरे की प्रिय वस्तु नहीं छीनता, किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। मैं नहीं चाहती कि पूर्वी महल का सौभाग्य क्षीण हो। तुमने पढ़ाई की है। मैंने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की। पिछले जन्म में मैंने सोंग यानफेंग के लिए कितनी नीतियां बनाई, कितने लेख लिखे, गिनने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उनकी कृपा से मुझे भी पता चल गया। पढ़ा है। बाहर जब खाने को नहीं होता था तो मैं चुपके से प्राइवेट स्कूल की दीवार पर चढ़ जाता था, गुरुजी की कक्षा चुपके से सुनना। इतना मग्न हो गया कि भूख भी भूल गया। बहुत अच्छा। सम्राट किसान परिवार से हैं। गुरु को मारना, साम्राज्य जीतना। उन दिनों जब खाने को कुछ नहीं था, यह भी ऐसा ही है। पढ़ाई में दिल लगाने वाले। इस बार तो पूर्वी प्रासाद शायद एक खजाना खो दिया है। 10 साल हो गए। बच्चा गुजरा है बहुत कठिनाई से। दादाजी, पोती इन सालों में बाहर भटकती रही, आपकी सेवा नहीं कर पाई। राजा दादा, कृपा करें, मेरे अवज्ञा के अपराध को क्षमा करें। तुम्हारा क्या अपराध है? राजपरिवार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। राजकुमार और उनका परिवार घर इस बच्चे को गालियां देते हैं। इस बच्चे की आंखों में लेकिन जरा सी भी नफरत नहीं है। साफ दिख रहा है यह एक बहुत पवित्र और भला बच्चा है। मेरे वंशज पर गर्व है, मेरी तरह। राजा दादा ने तुम्हें एक वरदान दिया है, एक इच्छा पूरी करने का। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं अधिकारी बनना चाहता हूं। तुम क्या चाहते हो? मैं अधिकारी बनना चाहता हूं। राजा दादा, पोती न तो राजकुमार के महल में जाना चाहती है, न ही राजसी मठ में प्रवेश करना चाहती है। केवल दादा महाराज से विनती है, कृपया पोती को पिता बदलने दें। पोती को एक नया पिता चुनने दें। क्या? पिता बदलना? पिताजी, यह बच्चा बड़ों का आदर नहीं करता। इसे महल में रखना आगे चलकर मुसीबत खड़ी करेगा। पिताजी, आपकी बहू ने 10 महीने गर्भ में रखा। प्रसव के समय उसकी जान बाल बाल बची। अब वह खुद ही किसी और को पिता मानना, बहू 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 स्तंभ से टकराना पसंद करेगी। चांग यू, राजकुमारी रानी। राजकुमार महोदय, अगर मैं दादा सम्राट से विनती करूं, मुझे पूर्वी महल में प्रवेश दो, क्या तुम लोग तैयार हो? तुम आना चाहते हो? तुम लोग तैयार नहीं हो तो क्या मुझे हुआंगजियाओ मंदिर जाना चाहिए? मैं फटे कपड़े पहनता हूं, शरीर गंदा है, इसलिए कि कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैंने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, किसी से भी घृणा नहीं की। क्या? सिर्फ इसलिए कि मेरे शरीर में बहता है आप और राजकुमार का खून। फिर से आवारा हो गया। क्या मुझे अपराधी की तरह हुआंगजो मंदिर में बंद कर दिया जाना चाहिए? तुम्हारी मंत्री पर सवाल उठाने की हिम्मत, यह एक अपराध माना जाएगा। साहसिक। मैं देखता हूं कि उसे दंड देने की हिम्मत कौन करता है। राजकुमारी, मैं जानती हूं तुमने 10 महीने गर्भ धारण किया। प्रसव कष्टदायक था, पर बच्चे का क्या दोष है? उसने 10 वर्ष संघर्ष में बिताए। तुम लोगों ने उसके साथ अन्याय किया। राजकुमारी, वाकई मेरी बातों में गलती हो गई, लेकिन यह बच्चा सच में। चुप रहो। तुम उसे पूर्वी महल वापस नहीं जाने दे रहे। तुम उसे शरण लेने नहीं दे रहे। क्या? क्या तुम उसे हुआंगजो मंदिर जाने के लिए मजबूर कर रहे हो? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, वह भी मेरा खून है। महाराज, क्षमा करें पिताजी, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं अभी बच्चे को लेकर पूर्वी महल लौटता हूं। सोंग ज़ेनशान को रिश्तों की कदर है। वह खून के रिश्तों में दरार से सबसे ज्यादा डरता है। राजकुमार अपने ही खून के प्रति इतना क्रूर है। सोंग झेनशान कैसे क्रोधित नहीं होगा? फिर वह कैसे मुझे वापस पूर्वी प्रासाद लौटने देगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने बच्चे को तुम्हारे हाथों सौंप दूंगी? अहुआन, यह मेरा चौथा पुत्र की राजा है। इसकी एक बेटी है। यह मेरा तीसरा पुत्र चू राजा है। इसका एक बेटा और एक बेटी है।
यह है, यह तुम। सोंग यू, आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। सोंग यू, दरबार में तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है। आहुआन, यह मेरा ज्येष्ठ पुत्र किंग राजकुमार है, अभी तक अविवाहित हैं। आहुआन, राजा का वचन पत्थर की लकीर होता है, बस इन दोनों में से चुनाव करो। गोद लेकर बेटा बनाना। प्रसिद्ध राजकुमार वांग, राजा ना, हम फिर मिल गए। महाराज दादा, पोती ने उसे चुना है। क्या? यह सोंग शिहुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार किंग को पिता चुनने की? सब लोग कहते हैं सम्राट और उनकी पहली रानी का पुत्र किंग राजकुमार निकम्मा और अयोग्य है, लेकिन मेरे पिछले जन्म में जब पूर्वी महल ने मुझे क्रूरता से मार डाला, केवल वही था जिसने मेरे प्रति थोड़ी दया दिखाई और मेरे शव को संभाला। अगर अगला जन्म हो तो जीने का तरीका बदल देंगे। राजकुमार, उसे तो हमेशा कांटा समझा। जिस दिन राजकुमार गद्दी पर बैठेगा उसे तुरंत मौत की सजा मिलेगी। मैं और वह हमेशा से ही एक ही नाव के सवार। यह पापी सचमुच मेरी किस्मत खराब करने आया है। राजकुमार को इतना नाराज कर सकता है। एक बच्चा गोद ले लो, कोई नुकसान नहीं है। छोटे भाई, देखो, मेरे कोई औलाद नहीं है। तुम बिल्कुल सही हो और तुम्हें यह बच्चा पसंद नहीं है, तो क्यों न उसे मुझे पिता मानने दो। क्या यह दोनों के लिए अच्छा नहीं है? तुम चुप रहो, मैं नहीं करूंगी। तुम आहुआन, क्या तुम सच में उसे चुनना चाहती हो? वह राजकुमारी युआन का बेटा है और पिछले जन्म में उसने मेरा उपकार किया था। अगर जीने का एक नया तरीका चाहती हो तो वह सबसे अच्छा विकल्प है। दादाजी, पोती पक्की जानती है। ठीक है, ठीक है। आज से आहुआन किंग राजकुमार की वास्तविक पुत्री है की उपाधि फुआन राजकुमारी प्रदान की जाती है। फुआन राजकुमारी को मेरा प्रणाम। मैं यह राजा वास्तव में योग्य हूं, आलसी और विलासी कहलाने के लिए। मुर्गों की लड़ाई देखता हूं, नाटक सुनता और शराब पीता हूं। एक बूढ़े मुख्य सेवक के अलावा और धाय मां, इस पूरे महल में एक भी विश्वास पात्र नहीं है। अगर उसकी इन बुरी आदतों को सुधारा नहीं गया तो मैं यह राजकुमारी ज्यादा दिन नहीं टिक पाऊंगी। आहुआन, मेरी यह बेटी इतनी शानदार निकली, मैंने उसे नाराज तो नहीं किया। राजा वेंग, तुम ठीक तो हो? सब ठीक है। आहुआन, पिताजी, आपको बाहर जाना है। शाम को लौट आऊंगा, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट चीजें लाऊंगा। पिताजी जरा ठहरिए। पिताजी रुकिए। पिताजी, क्या यह लड़ाई आहुआन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? यह राजकुमारी, तुम जाकर उसे मना लो। किसी और दिन मिलते हैं। आहुआन, आहुआन, रो मत, तुम पिता के दिल में हो। इस ताकत से 100 गुना 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण हो। मैं विश्वास नहीं करती। मैं विश्वास नहीं करती। कल मैं देखना चाहती थी, माँ ने मुझे रोक दिया। माँ ने मुझे रोक दिया। कहो कि यह आपकी सबसे प्यारी चीज है, किसी को भी हाथ न लगाने दो। आहुआन, रो मत रो। माँ, जल्दी करो। महाराज, मालिक, राजकुमार, इसे फेंक दो। ठीक है, मैं अभी फेंकता हूं। आहुआन, फेंक दो। रोना बंद करो, ठीक है। आओ, उठो। बस इतना ही नहीं, मुर्गों की लड़ाई भी है, मदिरा और नृत्य का आनंद भी है। यह मुझे पता है। पिछले कुछ दिन, क्या यही कारण है कि पिताजी मुझसे मिलने नहीं आते? राजकुमार और राजकुमारी मुझे पसंद नहीं करते। क्या पिताजी भी मुझे पसंद नहीं करते? क्या मैं सच में कोई प्यार न पाने वाला बच्चा? आहुआन,
आह्वान आह्वान, ऐसी बात नहीं है। राजा पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुंशी आ गया। जल्दी जाओ, महल में रखी सारी शराब तोड़ दो और वह मुर्गों की लड़ाई, उसे मार दो, राजकुमारी के सूप में डालो। यह मुर्गों की लड़ाई को मार दो, समझ गए? ठीक है आह्वान। वह हम सारी शराब फोड़ देंगे, मुर्गी भी काट देंगे, हम सूप बनाकर पिएंगे। ठीक है, सबसे अच्छी लड़की। रो मत आह्वान, रो मत अब। मां, यह है। महाराज, आप देखिए, यह आह्वान है। आपके मुर्गे से ही यह सूप बनाया है। क्या यह यह मेरा है? मुर्गों की लड़ाई। हाँ पिताजी, आप जरा चखिए, यह बहुत सुगंधित है। कोई है? शराब लाओ, आज मैं खूब पीऊंगा। पिताश्री, कौन सी शराब लाएं? आपने सुबह मंत्री को कहा था सारी शराब फेंक देने को। मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, लेकिन परंतु मुख्य सेवक वास्तव में बहुत थक गया है, इसलिए मैंने उसे करने नहीं दिया। मैंने खुद लोग भेजकर सब तोड़ दिया। तुम शराब के सभी घड़े फोड़ दो। तुम भी शराब फोड़ दो, सारे, हर एक घड़ा तोड़ दो, एक बूंद भी न बचे। महाराज, राजकुमार, महारानी के विश्वास पात्र यूनुक गुंगगुंग आ गए हैं। आपसे और राजकुमारी से निवेदन है, तुरंत महल में भोजन के लिए पधारें। आज तो स्वयं देवराज इंद्र आ जाएं। मैं नहीं जाऊंगा, पहले यह मुर्गा खाओ, फिर जाना। यह लड़ाकू मुर्गा बहुत बहादुर रहा है। मेरे लिए युद्ध के मैदान में कितने मुर्गों को मार डाला, पर यहां अपनी जान गंवा बैठा। आह्वान, तुम मेरी ओर से ज्यादा खाओ। ठीक है पिताजी, आप भी बहुत दुखी न हो। आखिरकार आपका पसंदीदा मुर्गा, आखिरी वाला, उसकी अंतिम विश्राम स्थली है। शौचालय। पिताजी आप भी जल्दी खाइए, बस मुझे देखते न रहिए, बस मुझे घूरो मत, मैं भी खाऊंगा। बिना कारण दोष लगाने पर भी क्रोध न करें। महारानी के पास ऐसा विश्वास पात्र है, तो स्वयं महारानी और भी असाधारण होंगी। उन्हें महल में भोजन के लिए आमंत्रित करें। क्या हमें उनसे विनती करनी पड़ेगी? इस पूरी मेज के लोगों को इतनी देर से इंतजार कर रही हूं। महाराज, यह यूर जरूर कोई महत्वपूर्ण काम में फंसे होंगे, इसलिए देर हो गई। उसके पास ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम है? दिन भर बाहर आवारागर्दी करता रहता है। वह तो लगभग हमारे शाही परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो गई है। बस वही बातें, हमेशा की तरह। कानों में छाले पड़ गए हैं। अभी देखता हूं मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूं। हमारी किस्मत बदल देगा। आज से ही शुरू करते हैं। राजा किंग यहां आ गए हैं। आह्वान आह्वान, रो मत। पिताश्री, तुम्हें जो भी करना है मुझ पर करो, बच्चे को क्यों डरा रहे हो? हुआन हुआन हुआन। अभी अभी राजा दादा का हाथ फिसल गया, हाथ फिसल गया। रो मत महाराज, कभी अन्य पोतों के लिए यह स्नेह। लिंगर ने गलती कर दी। यूर, तुम्हारे पिता भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तुम नाराज मत होना। जल्दी 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 बैठो, बैठो बैठो। आज दिन, आज मैं बस बच्चे को देखना चाहती हूं। आह्वान, परदादी के पास आओ। आह्वान, बैठो, यहां बैठो। अच्छा बच्चा, पिछले दिनों की बातें दादी माँ क्या सब सुन चुके हैं?
मैंने उन सबको खूब डांट लगा दी है। तुम तो उनकी अपनी खून का रिश्ता है। वे कैसे? मुझे तुम पसंद नहीं हो। महारानी, यह बात गलत कही गई है। आहुआन मेरा बच्चा है। पूर्वी राजमहल से कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार हड्डी टूट गई है, अभी भी रिश्ता तो है न? क्या तुम सचमुच इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हो? वैसे भी हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं था। बस करो। इतनी देर से इंतजार कर रहा हूं और तुम अभी भी ऐसी बातें करते हो। मेरे पास क्या है? दादाजी, यह आह्वान की गलती है। पिताजी ने आह्वान को खुश करने के लिए महल के सारे मुर्गे पका दिए। अगर ऐसा न होता, आह्वान के साथ मुर्गा खाने के कारण महाराज कभी देर से नहीं आते। क्या ये दादा महाराज हैं? कानों से कम सुनते हैं। तुम ही बताओ, उनके किंग राजवाड़े में वो कुछ कीमती मुर्गे को पका दिया? हाँ, वही बड़ा मुर्गा है। महाराज ने फेंक दिया। सारी शराब भी तोड़ दी। मेरा यह आवारा बेटा अचानक बदल गया है। हुआन बेटा, वो कुछ बड़े मुर्गे तुम सबने खा लिए क्या? नहीं, नहीं यार, नहीं। अहुआन और महाराज दोनों वास्तव में नहीं खा सकते। ठीक है। अरे कोई है? किंग राजकुमार के महल को बचा हुआ मुर्ग गर्म करके लाओ। मुझे भी खाना है। जी। कोई आश्चर्य नहीं, किंग राजवंश का मुर्गा है। स्वाद अद्भुत है। बहुत स्वादिष्ट। जल्दी 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 खाना जारी रखो। आहुआन, राजमाता के पास बैठो। ठीक है ना? वह अजनबियों से डरती है। यहां मेरे पास बैठ जाओ। सम्राट, मैं देख रहा हूं, यूर के पास अब आह्वान है। उसमें अब कुछ पिता जैसी छवि आ गई है। यह शैतान बच्चा आखिरकार सुधर गया है। बस अफसोस है, अगर यूर बहुत पहले शादी करके बच्चे पैदा कर लेता तो शायद इतने साल बर्बाद नहीं होते। मैं सच में समझ नहीं पाता। तुम बताओ, क्यों कुछ लोग बुरे काम करके बिल्कुल भी डरते नहीं? तुम खुद ही इसका जिक्र कर सकते हो। बस करो। यहां ऐसा कैसे हो सकता है? मां को डांटते हो। तुम्हारी नजरों में क्या तुम्हें मेरा अस्तित्व भी दिखाई देता है? तो क्या तुम्हारी नजरों में कभी मेरा अस्तित्व था? तू मुझसे एक बार फिर कह। मैं फिर कहूं तो क्या हुआ? यह सब कुछ उसी की साजिश थी। नालायक बेटा। महाराज, यूर को मत मारो। मुझे देखने दो। महाराज, गलती इस दासी की है। मैं आगे से इसका जिक्र नहीं करूंगी। तुम उसकी तरफदारी मत करो। हमारा महान की राज्य सदा श्रद्धा से शासित हुआ है। मैंने सोचा न था कि मैं स्वयं ऐसे पालूंगी। यह अवज्ञाकारी और अकृतज्ञ प्राणी। मैं अवज्ञाकारी और अकृतज्ञ हूं। आज मैं सचमुच अवज्ञाकारी बनकर दिखाऊंगा। तुम्हें दिखाता हूं। तुम हट जाओ। माताश्री। माताश्री। क्या आप ठीक हैं? सोंग यू। मैं सोंग यू। तुम यह पशु। मैं सोंग यू एक पशु हूं। मैं और भी अवज्ञाकारी और अकृतज्ञ पशु हूं। कोई है? कोई है? इसे नीचे खींच ले जाओ। 50 जोरदार डंडे मारो।
डर गया न? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, किंग राजा को सलाहकार चुनना। तुम्हें जल्द ही पछतावा होगा। दादा, उससे इतना बहस क्यों कर रहे हो? डरकर बेवकूफ बन जाए तो अच्छा है। किंग वांग तो पहले से ही बेवकूफ है। अगर वह भी बेवकूफ बन गई तो बाप बेटी की जोड़ी बन जाएगी। यह कोड़े मारने वाला खोजा पूरी ताकत लगा रहा है। इस तरह लड़ाई चलती रही तो महाराज घायल हो जाएंगे। सोंग शिहुआन, देख रहे हो, तुम्हारा चुना हुआ योद्धा पिट रहा है, जबकि मेरे पिता महाराज के साथ महल में हैं। यही तुम्हारी किस्मत है। किस्मत? मैं किस्मत नहीं मानता। आहुआन, आहुआन, क्या हुआ? आहुआन, क्या हुआ? आहुआन, क्या हुआ? आहुआन को क्या हुआ? आहुआन को बेंत से मारा गया है। जल्दी वैद्य को बुलाओ। जल्दी करो, जल्दी, जल्दी वैद्य मेई को बुलाओ। जल्दी, जल्दी से डॉक्टर मेई को बुलाओ। राक्षस है। हाँ? आहुआन, आहुआन, दादाजी को देखने दो। कैसा है? इतनी जोर से क्यों मारा? यह तो सांली की ओर जा रहा है। राजकुमार की चोट भी काफी गंभीर है। महाराज, तुरंत इलाज करना होगा, नहीं तो जान को खतरा है। जल्दी करो, उन्हें साइड हॉल में ले जाकर उपचार करो। हाँ? महारानी, ये दोनों दंड देने वाले खोजा लगता है आपके महल के हैं। महाराज, मुझे नहीं पता उन्हें इतनी गहरी चोटें कैसे लगी। इस घटना का मुझसे कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं। क्या कोई संबंध है? तुम्हारा दिल जानता है। अगर तुम संभाल नहीं सकते, तुम्हारे महल के लोग, मैं संभाल लूंगा। महाराज, महाराज न्याय करें। यह यूर मेरी बहन का एकमात्र रक्त है। मैं इसे लिंगर से भी अधिक महत्वपूर्ण मानती हूं। यदि महाराज को विश्वास नहीं है तो मैं अपनी बहन की समाधि के सामने शपथ ले सकती हूं। कोई है? इन दोनों खोजाओं को बाहर ले जाकर डंडे से मारो। नहीं महाराज, महाराज हमें क्षमा करें। रानी मां बचाइए, रानी मां। महाराज, महाराज। वास्तव में मूर्खतापूर्ण अपने पिता सम्राट के सामने किंग राजकुमार के खिलाफ छिपकर हमला करना। क्या तुम मुसीबत ढूंढ रहे हो? माता शांति धारण करें। आमतौर पर सोंग यू के स्वभाव से चाहे डंडे कितने भी जोर से पड़े, वह बस दर्द सहन कर लेता। इस बार अगर सोंग शिहुआन न होता, बीच में न घुसता, तो हम उसे चुपचाप अपाहिज बना सकते थे। फिर कोई खतरा न रहता। एकदम सही चाल थी। वैसे ही उस कमीने ने बर्बाद कर दी। दुष्ट आत्मा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारे पिता उसे बहुत पसंद करते हैं। बस एक छोटा सा बच्चा है, उसे पूर्वी महल में पाल लो। क्यों परेशान होते हो? सोंग यू को मुफ्त में देने के लिए महान गुरु ने सही कहा। वह एक अशुभ व्यक्ति है, पूर्वी महल में रहने लायक नहीं है। जाओ। उसकी बात अभी नहीं। लेकिन एक बात है, तुम्हें याद रखना होगा, मैंने सोंग यू को फंसाया ताकि उसकी शादी न हो सके। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पिता को पता नहीं चलना चाहिए, वरना सिर्फ मेरी रानी की गद्दी ही नहीं, बल्कि तुम्हारी युवराज की पदवी भी बच नहीं पाएगी। महाराज, बच्चा कैसा है? राजकुमारी जाग गई है। महाराज को पहले से पता है, खुद क्यों नहीं देखने जाते?
महाराज, राजकुमारी पहले से ही दुबली पतली है, इतनी कड़ी सजा पाई है। मंत्री सलाह देता हूं, राजकुमारी सहायक महल में अपना इलाज करा रही हैं, ताकि उनकी हालत और न बिगड़े। मेई झीलिन, मैं आह्वान को तुम्हारे हवाले करता हूं, उसे अवश्य ठीक करना। मंत्री आज्ञा का पालन करेगा। वो कि तुम आह्वान के बारे में क्या कहते हो? क्या वह यह सोचती है कि मेरा दिल भेड़िए जैसा है, कि मेरा दिल कठोर है? महाराज, राजकुमारी, वह महाराज आपकी ही रक्त संतान हैं, स्वाभाविक रूप से आपका आदर करेंगी। तो किंग राजा का क्या? अभी किंग राजा ने मुझे आदेश दिया आह्वान के लिए राजवैद्य बुलाने का। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। जब युवान रानी जीवित थीं, वह सबसे ज्यादा रक्षात्मक थीं। अगर उन्हें पता चलता कि मैंने उनके बेटे को मारा है, पोती के साथ, मुझे डर है बिस्तर से बाहर कर दिया जाऊंगा। महाराज, चलिए उन्हें देखने चलते हैं। जी। आह्वान कैसा है? अब भी दर्द हो रहा है क्या? पिताजी महाराज, मैं ठीक हूं, जरा भी दर्द नहीं है। ऐसी हालत में फिर भी कहते हो ठीक हूं? आओ, जल्दी से यह दवा पी लो। दवा खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। सम्राट बाहर हैं। क्या तुम जानते हो, तुम लगभग इस जंग में फिर कभी खड़े नहीं हो पाते। दवा पी लो, आज्ञा मानो। पिताश्री, अब मैं आंखें बंद करता हूं तो वे दोनों याद आते हैं, जो जोर से फट्टे चलाते थे और तुम्हें मारते थे। मैं बहुत डर गया हूं, तुम आदत डाल लोगे। बचपन से लेकर अब तक, जब तक तुम्हारी दादी मां हैं, तुम्हारे पिता आधे मरे हुए की तरह पिट जाते हैं। एक दिन जरूर आएगा, तुम्हारे पिता महाराज को वे लोग जीते जी पीट देंगे। पिताजी, तुम तो बहुत समझदार निकले। पिताजी, तुमने तो जोर ही नहीं लगाया, दादी मां को धकेला है ना? तुम क्यों दादाजी को समझाते नहीं? मैं उन्हें समझाने की जहमत नहीं उठाऊंगा। समझाओगे भी तो नहीं सुनेंगे। इतना फुर्सत समय है तो जल्दी से बेंत खा लो और महल में संगीत सुनने चलें। दादाजी नहीं सुनते। आह्वान सुनो, किसी भी हालत में तुम्हें मुझे बताना होगा, क्या तुमने सच में दादी मां को जोर से धकेला? छोटे पर बड़े काम। तुम यह क्यों सुन रहे हो? अगर तुमने दादी मां को धकेला, बस बुरा आदमी है। आह्वान नहीं चाहता पिताजी बुरे हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल जोर नहीं लगाया। दादी मां को धक्का दिया, मैंने बस हल्का सा उन्हें छुआ था। मैं बस नहीं चाहता कि वह मेरे और तुम्हारे दादाजी के बीच आए। तो तुम कहते हो कि दादी तुम्हें धोखा दे रही हैं। क्या यह झूठ है? बिल्कुल नहीं। मेरी पिछली शादी, उसी ने मुझे फंसाया है, सब बर्बाद कर दिया। मुझे पता था पिताजी दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। महाराज, बस इतना ही काफी नहीं है, मुझे जीजी को और देना होगा। एक बड़ा उपहार, एक बड़ा उपहार। तो तुम सुनो, बाप राजा की बात मान लो, जल्दी से दवा पी लो। पिताश्री, दादी मां, क्या वह आपकी असली मां नहीं है? आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? बिल्कुल नहीं, मेरी असली मां बहुत पहले ही। वह तो बस सौतेली मां है, कोई आश्चर्य नहीं। अगर असली मां होती, बच्चे की सच्ची रक्षा करती, बिल्कुल आह्वान की तरह पिताजी को कोड़े खाने से बचाती। तुम्हारी यह हिम्मत कोड़े वाली बात की। अगर सगी मां होती तो जरूर बच्चे की सच्ची रक्षा करती। राजकुमार को बुलाओ, तुरंत महल में आओ। जी। पुत्र पिता को प्रणाम करता है। सभी मंत्रियों को भोज दो, गुट बनाकर स्वार्थ साधना। राजकुमार, तुम्हारी हिम्मत देखो। पिताजी, सब जांच लीजिए। पुत्र, किसी से गुप्त संबंध बनाने का विचार तक नहीं है। मंत्रियों को भोज पर बुलाने का कारण यह है कि शी यान ने कहा, पूर्वी महल के मोर खिल गए हैं। सबको दिखाना चाहती थी।
एक बच्चे की बात मानने के लिए एक शब्द, तुमने सभी मंत्रियों को भोज दिया। तुम मुझे क्या समझते हो? ऐसे मामलों में पिताजी आमतौर पर एक आंख बंद कर लेते हैं और दूसरी खुली रखते हैं। आज अचानक सख्त क्यों हो गए? गुटबंदी करना और निजी स्वार्थ साधना, यह तो पहले से ही एक गंभीर अपराध है। आज इसी बहाने से तुम्हें सजा दी जाएगी। महारानी, जब अपने ही पुत्र को सजा मिले तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी? अरे कोई है, शहजादे को बाहर खींच ले जाओ, जोर से मारो। नहीं पिताजी। महाराज, महाराज क्रोध शांत करें। माताजी, माताजी मुझे बचाओ। महाराज आप मार नहीं सकते। महाराज क्रोध शांत करें। महाराज, मैं अपने ही बेटे को मार रहा हूं, क्यों नहीं मार सकता? महाराज, राजकुमार राज्य का उत्तराधिकारी है। अगर आपने उसे मारा तो यह राष्ट्र की नींव हिला देगा। राष्ट्र की नींव हिलाना? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? मैं? पिताश्री, माताश्री आपको धमकाने की हिम्मत नहीं करेंगी। मैं आपका सगा पुत्र हूं। और तो बिल्कुल नहीं, गुटबंदी और स्वार्थपरता का इरादा रखते हैं। पिताश्री, गुटबंदी और स्वार्थपरता? महाराज, मैं अपने प्राणों की शपथ लेती हूं, लिंगर ऐसा कभी नहीं करेगा। ऐसा काम करना। महाराज, तुम अब भी उसका बचाव कर रहे हो। मारते रहो। पिताश्री, नहीं, पुत्र कभी ऐसा साहस नहीं करेगा। हमने शुरुआत में, क्या मैंने गलती की है? लिंग एर, वैद्य को बुलाओ। जल्दी वैद्य को बुलाओ। लिंग एर, लिंग, आज मुझे समझ आया। वह तो हमारे बेटे के साथ इतना अच्छा व्यवहार। महाराज, 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 मैंने बार बार समझाया था, मैंने बार बार आग्रह किया था। आपका घाव बिस्तर पर आराम करना चाहिए, लेकिन आप दीवार के सहारे राजकुमार की पिटाई देखने गए। इससे घाव फिर से खुल गया होगा। लेकिन सोंग लिंग की पिटाई मैं न देखने जाऊं कैसे हो सकता है? फिर भी मैंने बस थोड़ी देर ही तो देखा था। मैंने गिना है। सोंग लिंग सिर्फ 27 बार ही मारा गया। महाराज को तो मारा गया था 28 बार। यह बूढ़ा आदमी, यह तो राजकुमार के पक्षपात की बात है। यह तो बस मेरे साथ दुश्मनी निभाना है। धत्तेरे की। महाराज फिर आ गए। वह राजकुमार, लेकिन वह तो देश का भावी शासक है। भावी शासक से क्या हुआ? उस समय मेरी मां, अरे पिताजी के कानों तक भी यह बात पहुंच गई है। अहुआन तुम्हें क्या हुआ? ठीक नहीं लग रहा। कुछ नहीं, गला रुंध गया था। अहुआन, मैं तुमसे कहती हूं, पिताजी उन दिनों मेरी मां की हर बात मानते थे, यहां तक कि दरबार में भी। तुम्हें सोंग यू, पिता सम्राट, महाराज, जब तुम्हारी मां चली गई थी तुम सिर्फ 2 साल के थे। तुम मुझे बताओ, तुम्हें यह कैसे पता चला? ये सब बातें मेई झीलिन ने कहा था। मेई झीलिन तुम? महाराज, यह बूढ़ा मंत्री राजकुमारी की दवा बनाने जा रहा हूं। अब विदा लेता हूं। तुम? आहुआन, दादा महाराज, चोट कैसी है? पोती अब ठीक है। लेकिन पिताजी, तुम्हारी चोट कैसी है? कोई बात नहीं, 3 नहीं। मैं तुम्हारे शरीर पर के घावों के बारे में पूछ रहा हूं। वे कब भरेंगे? तुम कब चल पाओगे? कैसे? इतनी जल्दी? क्या तुम मुझे जल्दी से किंग राजवाड़े वापस भेजना चाहते हो? मैं तुमसे कहता हूं, यह पार्श्व महल, मैं भी अब यहां नहीं रुक सकता। मैं अब अपना सामान समेटता हूं और फिर चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, दफा हो जाओ, निकल जाओ। आहुआन, राजा पितामह, राजा दादा, कुछ दिनों में फिर तुमसे मिलने आऊंगा। अच्छे से आराम करो और स्वस्थ हो जाओ। चलो हम चलते हैं। महाराज, दुर्लभ पछतावे के कुछ पल इस तरह बर्बाद हो गए। लेकिन मैं यह राजा, लगता है शाही कृपा बहुत अधिक है। तुरंत सोंग शिहुआन को ले जाओ और उसे पूर्वी महल वापस ले आओ। मां, वह बच्चा राजकुमार किंग के नाम हो गया है। यह तो बहुत बेवकूफी है।
तुम सचमुच सोचते हो लिंगर को बेंत मारे गए यह इसलिए क्योंकि उसने गुटबाजी की? अगर सचमुच गुटबाजी होती तो यह आरोप सिर्फ बेंत मारने से हल हो सकता था। इसलिए दादाजी नाराज हैं और बड़े चाचा का बदला ले रहे हैं, सोंग शिहुआन का बदला लेने के लिए। आहुआन, यह बच्चा कठिनाइयों से गुजरा है। सम्राट उन दिनों भी तो गरीबी के दिनों से गुजरे थे, इसलिए उससे मिलकर उसे विशेष सहानुभूति होती है। लेकिन ऐसे समय में इस छोटी सी दया का नतीजा बिल्कुल अलग होगा। मैं नहीं, लेकिन माताश्री, किंग राजा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। शायद वह वापस लौटना भी न चाहे। वह तुम्हारी अपनी गिरा हुआ मांस तुम निकालो। दाई सियान के आधे जितना भी अच्छा नहीं, उससे मीठी बातें करो। वह अभी भी याद रख सकती है। तुम्हारी दुश्मनी पूरी नहीं होगी। पर मैं जल्दी जाओ। हाँ, बहू समझ गई। तुम्हें क्या लगता है उस बच्चे की तुलना शियान से कैसी है? यह अहुआन को पूर्वी महल लौटना ही होगा। कुछ ही दिन हुए हैं, सोंग यू बिल्कुल बदल गया है। उन सभी चीजों को फेंक दो। चाहे यह बच्चा चतुर हो या मूर्ख, उसे किंग राजवंश में नहीं रख सकते। अहुआन, क्या तुम सच में कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते, यह देखना पसंद करते हो? कहानियों की किताबें, इनमें अच्छा क्या है? दादाजी ने कहा था, इतिहास पढ़ने से बुद्धि आती है। बिल्कुल। कुछ जगह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पिताश्री, यह सफेद बाल होने तक भी नया जैसा है, ढक्कन झुकते ही पुराना मित्र जैसा। इसका क्या मतलब है? मैं तो बचपन से ही किताबों के कमरे में जाना पसंद नहीं करता। यह कैसे पता चला? इसका क्या मतलब है? पिता महाराज, डर है कि गलत समझा दूंगा। ऐसे ही मैं आपके लिए एक शिक्षक बुलाता हूं। आइए, शिक्षक की जरूरत नहीं है। मां उन दिनों राजधानी में प्रसिद्ध विदुषी थीं। बहन को कुछ समझ ना आए तो मां से पूछ लेना। हुआन, तुम्हारा स्वास्थ्य अब कैसा है? आने से पहले तुम्हारे पिता ने खास तौर पर कहा था कि मैं तुम्हारे लिए लाऊं 1000 साल पुराना जिनसेंग, शरीर को पोषण देने के लिए। इतिहास की किताबें जटिल हैं, समझ न आना स्वाभाविक है। अगर तुम चाहो तो पूर्वी महल में आकर रहो। कुछ समझ में ना आए तो मैं समझा दूंगी। क्या? पूर्वी महल में रहने आओ? तुम तो मेरी बेटी छीनने आए हो। बिल्कुल सही। क्या कोई समस्या है? पूरी राजधानी में कौन नहीं जानता, राजकुमार किंग पढ़ाई से सबसे ज्यादा घृणा करते हैं। शराब और मुर्गों की लड़ाई सबसे ज्यादा पसंद है। हुआन, इतना अच्छा पढ़ने वाला बच्चा क्या सच में किंग राजवंश के महल में बर्बाद हो जाएगा? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिता महाराज पढ़ाई से नफरत नहीं करते। इस किताब की बातें तुमसे पूछने की जरूरत नहीं। मेरे पिता महाराज, वैसे भी तुम मुझे सिखा सकते हो। पिताजी, आप कहते हैं ना कि मैं सही हूं। बिल्कुल। अच्छा, तो तुम उसे समझाओ ना। मैंने अभी सुना था वानर ने सवाल पूछा था। तुम्हारे आने से पहले मैं तो उसी को सुनाने वाला था, तुमने बीच में टोक दिया। अभी मेरा कुछ जरूरी काम आ गया है, वापस आकर उसे सुनाऊंगा। देखो, वह कर सकता है। पिताश्री, पिताश्री, एक सवाल पूछूं, बहुत जरूरी है। पहले यह मत देखो। तुम घबरा क्यों रहे हो? इसका क्या मतलब है? नहीं, आप मुझे मत देखिए।
यह नहीं, तुम बचपन से ही किताबें नहीं पढ़ते, आज अचानक पिताजी से शिजी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कहीं दिमाग तो नहीं चोटिल हुआ? पिताजी, जल्दी बताओ मुझे, अब देर हो जाएगी, बेटी को कोई उठा ले जाएगा। क्या? यह कहानी तुम नहीं समझो तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। आहुआन क्या? पिताश्री, किंग राजा को याद आया कि लौटना भी होता है। आहुआन को पाठ पढ़ाने के बारे में तुमने भूल तो नहीं दिया? आहुआन का मामला महाराज निस्संदेह नहीं भूला। आहुआन, महाराज अभी तुम्हें पढ़ाता है। यह कहावत है, सफेद बालों जैसा नया, ढकी छत जैसा पुराना, का मतलब यह कहती है कि रिश्तों की गहराई समय की लंबाई से नहीं मापी जा सकती। कुछ लोग जीवन भर साथ रहकर भी अजनबी रहते हैं, लेकिन कुछ लोग गाड़ी रोककर बात करते हैं, वह तुरंत पुराने दोस्त जैसा महसूस करता है। यह दूसरा वाला तो ऐसा है जैसे तुम्हारी और मेरी पहली मुलाकात में ही पिता पुत्री का रिश्ता बन गया। यह पहला वाला तो वैसा है जैसे तुम और वह राजकुमार भले ही खून के रिश्ते हों, एक साथ पूरी जिंदगी बिताएं, आखिरी समय तक, फिर भी अजनबी जैसे रहें। ऐसी बात थी। पिताजी बहुत शानदार हैं। तुम्हारे पिता मैं आकाशीय रहस्य जानता हूं और धरती के राज समझता हूं। आगे कोई भी बात हो बस मुझसे पूछ लेना, बाहर वालों से पूछने की जरूरत नहीं। तुम अच्छा, अगर ऐसा है तो राजकुमार किंग। आहुआन, मैं और तुम्हारी बहन कल फिर आना। आहुआन, बैठो। पिता महाराज, इसका क्या मतलब है? पिता महाराज, यह वाक्य। अरे आहुआन, पिता महाराज को अचानक याद आया, एक और महत्वपूर्ण बात है, निपटानी है। ऐसे ही तुम यहीं मेरा इंतजार करो, लौटते ही मैं तुम्हें बताऊंगा इसका क्या मतलब है। पिताजी महाराज, ना शिव, यह टोपी, अब इसे उतारने का समय आ गया है। सेवक शेन मिनवेन सम्राट को प्रणाम करता है। राजकुमार किंग को प्रणाम। चांग युए ने कहा, कल फिर आना होगा। यह तो बिल्कुल, चोर का दिल नहीं मरता, अगर मैं और मेहनत नहीं करूंगा बेटी तो बस दूसरे घर की हो जाएगी। श्रीमान शेन, श्रीमान शेन, सुबह होने से पहले इस पन्ने को मुझे समझा दो और इन आगे के पन्नों को भी। राजा के सामने सब कुछ स्पष्ट कर दो। किताब पढ़कर सुनाओ। यह लीजिए। तुम्हारे इन शब्दों का क्या अर्थ है? मंत्री शेन, हैरान न हो, राजा किंग की इच्छा के अनुसार उन्हें समझाओ। हाँ? महाराज, किताब का यह वाक्य मेरा यह अपने अयोग्य पुत्र को, क्या यह आह्वान के कारण है? स्वभाव बदल गया है। राजकुमार, क्रोध न करें, दूर हो जाओ। स्वामी कैसा है? क्या उसने पूर्वी महल लौटने का वादा किया है? पिता महाराज, दीदी शायद हमें पसंद नहीं करती और बड़े चाचा को भी बुलाया है, हमें बाहर निकाल दिया। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? मैं महल जाकर पिता से मिलूंगा, तुम्हारा न्याय दिलाऊंगा। राजकुमार, ज़ख्म पर हाथ मत लगाओ, ज़ख्म को मत छेड़ो। यह बच्चा शायद उस दिन की घटना के कारण हमसे दूरी बना रहा है। कल मैं फिर कोशिश करूंगा, कल जाकर साफ साफ पूछ लूंगा। जीना है उसे खुद चुनने दो। ठीक है। पिताजी महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं आप उन कहानी की किताबों को पूरी रात पढ़ते रहे और सोए नहीं? यह महाराज ने दो नई अच्छी किताबें पाई हैं, देखते ही ध्यान लग गया। आहुआन, आज क्यों नहीं देख रहे?
ऐतिहासिक किताबें। जल्दी देखो, तुम नहीं देखोगे तो क्या मेरी मेहनत बेकार हो गई? मैं यहाँ पिताजी का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे बताओगे? वह कौन सा समझ नहीं आया? आओ आओ आओ, पिताजी तुम्हें समझाते हैं। यह इसका यह मतलब है। और कौन सा वाक्य नहीं आता? महाराज तो सच में अद्भुत हैं। आह्वान, और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, महाराज से ज्यादा सीखना होगा, यही है विद्वता से भरा होने का एहसास। कितना अच्छा लगता है। राजकुमार और राजकुमारी, महारानी राजकुमारी आ गई हैं। आह्वान, तुम यहां शांति से किताब पढ़ो। पिता महाराज, उसे बाहर फेंक दो। पिता महाराज, उसे अंदर आने दो। अगले राजा पिता। दादा महाराज शायद चुपके से देख रहे हैं। आह्वान, आज और कुछ है, समझ में ना आया। राजकुमारी रानी, आज मेरे पास अब नहीं है जो समझ नहीं आया। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आज यहां आया हूं तुमसे एक बात पूछने। अगर तुम्हें फिर से एक मौका मिले, क्या तुम पूर्वी प्रासाद लौटना चाहोगी? मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगर तुम पूर्वी प्रासाद लौटना चाहो, तुम्हारा खाना फन्ना शीयान जैसा ही होगा। भाभी, उस साल तुम लोगों ने आह्वान को वांगजो मंदिर भेज दिया, अब फिर उसे पूर्वी महल वापस ले जाना है। कैसे? एक बेंत की सजा, बेंत की सजा। दिमाग खराब हो गया। बड़े भाई, मैं ही हुआन की असली मां हूं। असली मां बच्चे को घर ले जाती है, यह तो सीधी सी बात है। तुम्हें मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पूर्वी महल नहीं जाना चाहती। क्या तुमने ठीक से सोच लिया है? मैं सोंग शिहुआन हूं और किंग राजकुमार की सबसे बड़ी बेटी हूं। किंग राजकुमार मेरे पिता हैं। उस समय आप और राजकुमार युवराज मेरे प्रति इतनी घृणा रखते थे, आज फिर भी मुझे पूर्वी महल वापस बुला रहे हैं। क्या मेरे अंदर कोई खास गुण आ गया है? चतुर और वाक्पटु, जिद्दी और अड़ियल। तुम्हें पछतावा होगा। आह्वान बहुत बढ़िया है। मां, आह्वान के लिए पानी डालो। मेरी प्यारी बेटी राजकुमारी, सोंगजियान के पिता से बेहतर है ना? सोंगजियान के पिता भी यही करते, मेरे पिता भी कर सकते हैं। सोंगजियान के पिता, नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे पिता भी ठीक वैसे ही कर सकते हैं। मैं इतनी अच्छी तरह नहीं कर सकती। पिताजी, तुम चुप क्यों हो? आह्वान, पिताजी को लगता है वास्तव में तुम्हें जरूरत नहीं है सोंगजियान से तुलना करने की। मेरे दिल में सोंगजियान तुम्हारी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। यह सोंगजियान है जो मुझसे बराबरी करने पर तुली है। उस दिन जब तुम्हें बेंत मारे जा रहे थे, सोंगजियान ने कहा, यही है मेरा और उसका अंतर। लेकिन ठीक उसके बाद उसके पिता राजा, उन्हें भी बेंत मारे गए। सो राज्य, सो महल, फिर भी मेरे राजा वेंग श्रेष्ठ हैं। बिल्कुल सही। राजकुमार, यह कैसे संभव है? तेरे बाप राजा से तुलना करूं, वह तो बस 27 कोड़े ही सहा। तेरे बाप राजा ने मुझे दिए 18, 28। मैं तुझसे कहता हूं, शराब पीने में वह मुझसे हार जाता है, एक बूंद भी नहीं। गाने सुनने का स्वाद भी नहीं। मेरे पिता राजा सबसे शक्तिशाली हैं। आह्वान, तुम पहले यहां आराम करो, फिर कुछ काम करता हूं। हाँ पिताजी, तुम फिर कैसे आ गए? मैं अभी तुम्हें देखना नहीं चाहता। पिताजी, क्या आप ध्यान दे सकते हैं उन पूर्वी महल वालों पर जो हमेशा आह्वान के सामने मंडराते रहते हैं? उनके पैर उनके अपने हैं, मैं उन्हें रोक भी नहीं सकता। और दूसरी बात, वह आह्वान, उसने तुम्हें चुना ना। पिताजी, आपने हमारी बातें चुपके से सुन ली, यह बहुत ज्यादा है। उसे चुपके से सुनना कैसे कह सकते हैं? वह तो साफ तौर पर मैं ही था, बस संयोग से वहां से गुजर रहा था। मैंने किसी को सुना है बड़ी बड़ी बातें करते हुए, कह रहा था कि राजकुमार से भी अधिक कुशल है। क्या वह नहीं? क्या यह आह्वान को खुश करने के लिए है? तुम्हारी उम्र कितनी है? 30 से ऊपर।
तुम खुद को देखो, एक दिन भी ठीक से नहीं रहते। आज भले ही तुम बच गए तो आह्वान, अगर एक दिन तुम्हें राजकुमार से तुलना करनी पड़े, तुम क्या तब भी एक आवाज नहीं निकाल पाओगे? मैं अशिष्ट हूं, पर मैं सम्राट हूं। इतनी अशिष्ट भाषा बोलते हो। कुछ लोगों की तरह नहीं, कभी बेटी हुई ही नहीं। समझते कैसे? आह्वान, चाहो तो भी आसमान का चांद मैं तोड़कर ला दूंगा। बस हो गया। यह राजकुमारी आखिरकार है आह्वान की अपनी मां। क्या मुझे अपनी मां को रोकना चाहिए अपनी बेटी से मिलने से? लगता है मुझे सच में यह उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि तुम और आह्वान सच में पिता बेटी का रिश्ता बन गया है। आह्वान की मां बचपन से ही नहीं है। सोंगलिंग यह सौतेला पिता उसे पसंद भी नहीं करता। और मुझसे क्या अंतर है? क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे, तो मेरे द्वारा किया गया शेखीबाज वादा। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितनी अद्भुत प्रतिभा है। यह उसने मुझे बताया था, बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। श्रीमान से सुना है। वह मेरे सामने लेकिन बिल्कुल सही याद रखता है। मुझे लगता है मैं वाकई कर सकती हूं पिताजी को सफल बनाने का सपना। आह्वान समझ गए? महाराज ने बहुत स्पष्ट समझाया। आह्वान ने तुरंत समझ लिया। आह्वान बहुत चतुर है। तो अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ महाराज। महाराज आपको मुख्य दरबार में बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं। कुछ अनहोनी हो गई है। यह इस दास को भी नहीं पता, पर यह निश्चित रूप से गंभीर मामला है। महारानी जी और राजकुमारी जी भी आ गई हैं। सब आ गए, सब आ गए हैं। और मिसेस चांग, मिसेस चांग, श्रीमती चांग नहीं है, राजकुमारी की भाभी। वह यहां क्यों आई है? चलो मुझे देखने ले चलो। श्रीमती चांग दिखने में भले दिल की काली, राजधानी की सबसे बड़ी परोपकारी, अचानक महारानी के साथ और राजकुमारी के साथ हमारे दरवाजे पर आ गए। आखिर चाहते क्या हैं? राजकुमारी, मैं अभी पता लगाने गया था। बाहर कुछ हो रहा है। कुछ बातें सामने आई हैं जो आपके खिलाफ हैं। अफवाहें। मुझे वहां ले चलो। पिताजी डरिए नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। आह्वान, वह ऐसा बच्चा कतई नहीं है। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा उसके नाम पर दाग लगाने की। मैं आह्वान पर विश्वास करती हूं, पर अब अफवाहें फैल रही हैं। हमें पहले कोई उपाय सोचना होगा आह्वान की प्रतिष्ठा बचाने का। दादा, हम सब आह्वान पर भरोसा करते हैं, लेकिन बाहर अफवाहें हैं कि आह्वान जब वह बेघर था, लोगों को डराता धमकाता था। सिर्फ चोरी ही नहीं, खाना भी छीन लेते हो। अगर इसका कोई सबूत नहीं है, आह्वान की प्रतिष्ठा, मेरा बच्चा, सबूत की क्या जरूरत है? अगर कोई और अंधा व्यक्ति आह्वान पर आरोप लगाने की हिम्मत करे, मैं तुम्हें कठोर सजा दूंगा। राजकुमार, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ढूंढ सकें आह्वान के किसी करीबी को, या फिर शिक्षक गवाही दे, तो यह मामला खत्म हो जाएगा। आज मैंने अफवाह सुनते ही मैं तुरंत महल में आ गई। आखिरकार आह्वान के शरीर में चांग परिवार का आधा खून बहता है। मुझे भी दुख होता है। हाँ यूए, मुझे लगता है चांग परिवार का यह तरीका बस ठीक है। अगर तुम्हारे कहने के अनुसार कठोर सजा दो, तुम्हारी प्रतिष्ठा चाहिए या नहीं, मुझे परवाह नहीं। कैसी प्रतिष्ठा? तुम बस करो। क्योंकि यह आह्वान का मामला है, तो उसे यहां बुलाओ। साफ साफ पूछने के बाद ही आगे बढ़े। महाराज, राजकुमारी फुआन मिलना चाहती हैं। देखो देखो, वह पहले से ही दरवाजे पर है। इंतजार करो। आह्वान, तुम्हारा शरीर अब कैसा है? अच्छी बच्ची, इन सालों में
तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। दादी माँ के पास आओ। पोती का स्वास्थ्य अब काफी बेहतर है। मैडम चांद की चिंता के लिए भी धन्यवाद। महारानी सही कहती हैं। यह बच्चा सचमुच दृढ़ संकल्पित है। पूर्वी प्रासाद से दूरी बनाने को। आहुआन, अभी हमने जो कुछ कहा तुमने सब सुन लिया। अभी अभी फांगकाई पिताजी मेरी तरफ से बोल रहे थे। इतनी जोर से चिल्लाया कि छत उड़ गई होगी। ऐसा कुछ था ही नहीं। तुम घर पर आराम से क्यों नहीं रहते? यहाँ क्या करने आए हो? सचमुच पिताजी मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। माँ, माँ, राजकुमारी को बिस्तर पर आराम करने के लिए ले चलो। सोंग यू का गुस्सा हमेशा एक चिंगारी से भड़क उठता है। हमने जिसे ठगा था वह काफी नुकसान झेल चुका है। आज सोंग शिहुआन के सामने इतनी आसानी से शांत हो गया। आहुआन, महाराज, मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। क्या? चांग परिवार के कहने के अनुसार कुछ जानकारों से पुष्टि करवाएं। दादाजी, पोती का एक प्रश्न है। अगर यह अफवाह है तो उन दुष्टों को क्यों नहीं सबूत पेश करने दिया जाता, बल्कि यह मुझे साबित करने के लिए कहता है? मेरे पिता राजा ने सही कहा था। पहले उन बुरे लोगों को सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर सबूत पेश कर सकते हैं तो पोती सजा स्वीकार करेगी। अगर सबूत नहीं दे सकते तो सजा उन्हें मिलनी चाहिए। वाकई एक ही ड्रैगन के 9 बेटे होते हैं और हर एक अलग होता है। कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जिन्हें आसमान पर चढ़ाया जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जिन्हें कीचड़ में रौंदा जाना चाहिए, और जो इस कीचड़ में हैं उन्हें अपनी औकात पहचाननी चाहिए। देखो मैं कैसे उजागर करती हूं तेरा नकली चेहरा। अहुआन की यह बात बिल्कुल सही है। अभी मैंने मिसेस चांद से सुना। खोजा जा सकता है, अरे खोजा जा सकता है, खोजा जा सकता है। मेरे करीबी लोग या फिर गुरुजी गवाही दें। यह बच्चा थोड़ा अजीब क्यों लगता है? हाँ, मैं भी राजकुमारी की चिंता कर रही हूं। सोच रही थी राजकुमारी की जल्दी मदद कर सकूं। अफवाहों को शांत करो। ठीक है, मेरा कोई अपना नहीं है गुरुजी के बारे में। मैं तो बस चोरी छिपे उनकी कक्षा सुनता था। वह यह भी नहीं जानते कि मैं कैसा दिखता हूं। हुआन, इंसान कैसे संभव है कोई जान पहचान वाला न हो? इतने सालों से क्या तुम अकेले ही रह रहे हो, किसी के सहारे बिना? दादी ने मुझे 7 साल तक पाला, फिर चल बसी। तो उसके बच्चे या फिर पड़ोसी जरूर राजकुमारी को जानते होंगे। बस उन्हें ढूंढो तो साबित हो जाएगा राजकुमारी की बेगुनाही। मिसेस चांग क्यों जिद कर रही हैं कि मैं खुद को बेगुनाह साबित करूं? राजकुमारी, आप ऊपरी तौर पर हर पल मेरी चिंता करते हैं, लेकिन असल में आप हमेशा मुझे साबित करने पर मजबूर करते हैं। अगर वे कथित जाने पहचाने लोग भी मुझ पर झूठे आरोप लगाएं, तो क्या मैं कितना भी कोशिश कर लूं बदनामी नहीं धो सकती। तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? राजकुमारी, इस दासी का आपको हानि पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। आहुआन, शायद तुम्हारी उसके बारे में गलतफहमी हो गई है। यह चांग परिवार राजधानी में बहुत प्रसिद्ध दानी है। वह तुम्हारी मौसी भी है। वह तुम्हारा अहित कैसे करेगी? उठो। दादा महाराज, पोती ने अनुचित बात कह दी। कोई बात नहीं। चूंकि श्रीमती चांद एक दयालु महिला हैं, तो क्यों न उन्हें उन झूठे अफवाह फैलाने वालों को गिरफ्तार करने दिया जाए। ठीक से पूछताछ की जाए ताकि पोती का नाम साफ हो सके। ठीक है चांग परिवार, क्या तुम तैयार हो? मैं आपकी सेविका हूं, मैं तैयार हूं। दादा महाराज, मैं यह देख नहीं सकती। श्रीमती चांद को इतना कष्ट न दें। लेकिन मेरे पिताजी गंभीर रूप से घायल हैं। क्या आप किसी को भेज सकते हैं श्रीमती चांद की सहायता के लिए? यह बच्चा क्या सच में सिर्फ 10 साल का है? अच्छा, वो कि चांग परिवार के पीछे 2 आदमी लगा दो। खोज शुरू करो।
मैं देखना चाहता हूं कौन है वह। क्या हवा में ही बदनाम करने की हिम्मत। मेरी पोती। महाराज, अफवाह फैलाने वाले की तलाश करें। यहां भी नहीं है। इतनी जल्दी? मुझे तो लगता है बेहतर होगा कि आह्वान पहले राजभवन लौट जाए। इससे कम लोगों को पता चलेगा कि हमारा शाही परिवार ने आह्वान को दंड नहीं दिया। नहीं हो सकता, बूढ़े मेई ने कहा है। आह्वान की तबीयत अभी किसी भी झटके से बचाना चाहिए। क्या समस्या हुई है? मेरी बेटी का नुकसान कौन भरेगा? बिल्कुल सही, मेरी पोती का नुकसान कौन भरेगा? बाहर की उन फिजूल बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। दादा महाराज, तो पोती पहले आराम करने जाती है। जल्दी जाओ। चूंकि ऐसा है, मैं विदा लेती हूं। मैं विदा लेती हूं। मैं विदा लेती हूं। इस नरम चारपाई पर यहां राजा की गंध कैसे आई? यह यह मुलायम चारपाई इस पर कैसे हो सकता है? महाराज की गंध। क्या यह इंसान की नाक है? इतनी तेज कैसे है? महारानी दादी। रानी मां। मां। जल्दी जल्दी जल्दी। दादी मां, क्या यह शिहुआन है? आपको गुस्सा दिलाया? मां, आप ठीक तो हैं ना? तुम एक बच्चे को भी बिल्कुल नहीं सुधरता। तुमने मुझ महारानी को तुम्हारे बारे में क्या कहूं? आज सम्राट ने उस बच्चे के प्रति जो व्यवहार किया, क्या तुमने देखा? भविष्य में चांद परिवार उसे क्या जवाब देंगे? माताजी। पुत्र, मैंने मनाने की कोशिश नहीं की, ऐसा तो है नहीं। वह बच्चा ही तो है। उसका दिल तो केवल किंग राजवंश में ही रमा है। और साथ ही आज की इस उलझन में दोष तो मेरे मायके का ही है। महारानी ने उल्टा मुझ पर दोष लगाया। अगर उस दिन तुमने उसे मनाकर वापस ला लिया होता तो मैं इस नीच युक्ति का सहारा क्यों लेती, जिससे चांद परिवार ऐसी विवश स्थिति में आ गया। दादी रानी, कुछ लोगों को पाला नहीं जा सकता। वह पूर्वी महल को एक भयानक आपदा समझती है। भले ही वह पूर्वी महल लौट आए, वह सच्चे दिल से पूर्वी महल के लिए नहीं सोचेगी। बेहतर है शुरू में ही उसे समाप्त कर दिया जाए। सब उठ जाओ। अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, अफवाहों के बारे में सम्राट को कोई जवाब नहीं दिया गया। चांद परिवार भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति शर्म और पागलपन से जहर खाकर आत्महत्या कर ली। क्या यह एक जवाब माना जाएगा? ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करेंगे। याद रखना, पीछे कोई निशान न छोड़ना। ठीक है। शीयान, तुम यहीं रुको। अपनी दादी माँ का अच्छे से साथ देना। दादी माँ तुम्हें बहुत चाहती हैं। बस तुम्हें देखते ही मेरा मन खुश हो जाता है। हाँ, मुझे बस देखना होता है इस फूल जैसी पोती को, तो मन अपने आप ही खुश हो जाता है। दादी माँ, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। दादी माँ कहाँ हैं? मेरी यह फूल जैसी पोती बहुत सुंदर है। लायान इतनी सरल और भोली है, स्वाभाविक रूप से सभी के द्वारा प्यार और लाड़ पाने लायक है। जहां तक सोंगशी हुआन की बात है, यह कलंक उन्हें जल्द से जल्द मिटा देना चाहिए। क्या? राजकुमारी, अफवाह फैलाने वाले वे कुछ लोग, जब रक्षकों ने उन्हें पाया तब तक उनकी सांसें बंद हो चुकी थीं। जांच के बाद पाया कि वे सब जहर खाकर मर गए। फिर श्रीमती चांद कैसी हैं? श्रीमती चांद ने खबर सुनी और घबरा गई। अचानक तेज बुखार हो गया। डर गई थी। बनावटी महाराज का मतलब है राजकुमार किंग का महल। क्या यह उपहार की प्रतिलिपि है? चांद परिवार के यहां चलते हैं।
धन्यवाद महोदय, आपने याद दिलाया। पिताजी, माँ ने कुछ दिन पहले सिखाया था, शिष्टाचार जानना चाहिए। श्रीमती चांद ने भी मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए डर गई थी। हमें कुछ उपहार तैयार करने चाहिए चांद हवेली जाने के लिए। ठीक है, तो मैं तैयारी करता हूं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। वाह, क्या शानदार चाल चली। मैंने दुश्मन को कम आंक लिया। राजकुमारी, राजकुमार का पोता आ गया है। आहुआंग को देखो, वह घबराया हुआ लग रहा है। पिछले जन्म में सोंग यांझिंग ने उसे सफलतापूर्वक खेलना हथेली पर नचाने के समय तो ऐसी नजर आती है। लगता है कि हत्या करने वाला चांग परिवार नहीं है, बल्कि सोंग यांझिंग है। राजकुमार, आप मेरे पास क्यों आए हैं? जोर, तुम्हारी उदासी से डर लगता है। मैं आज यहां आया हूं, विशेष रूप से तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी जिंदगी अचानक एक चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच जाती है। जिसे लोग हमेशा कमजोर और नाकाबिल समझते थे, वही एक दिन ऐसी ताकत या रहस्य हासिल कर लेता है जो उसे साधारण से असाधारण बना देता है। अब उसके सामने सिर्फ मौके नहीं, बल्कि खतरनाक साजिशें और ताकतवर दुश्मन भी खड़े हैं, और यहीं से शुरू होती है उसकी दमदार और रोमांचक यात्रा। चांग यू ने भी मजिस्ट्रेट की नौकरानी का रूप धारण किया। परिणामस्वरूप चांग यू गर्म सूप लेकर कमरे में घुसी, तुरंत अपने कौशल का इस्तेमाल किया और उसे बांध दिया। लेकिन अचानक उसने सुना कि वह व्यक्ति गंदी बातें बक रहा था। यह सुनकर चांग यू से सहा नहीं गया, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि सैनिकों ने जबरदस्ती लोगों से अनाज और चांदी वसूली। यहाँ तक कि लोगों को मारने की घटनाएं भी हुई। इससे सभी लोग तुरंत खेती के औजार लेकर उठ खड़े हुए। सब एक साथ शहर के द्वार के सामने विरोध करने इकट्ठा हो गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब सुई युआनझुन की साजिश थी, या यूं कहें कि वास्तविक राजपुत्र क्यूई शी की चाल थी, क्योंकि इससे वह न सिर्फ लोगों के विद्रोह का परिणाम पा सकता था, बल्कि प्रधानमंत्री के बेटे वेई शुआन पर इल्जाम भी लगा सकता था। यहाँ तक कि अपने छोटे भाई सुई युआनकिंग को भी इसी जगह दफना सकता है, क्योंकि वह जानता है कि वुआन हाउ अभी अंदर है। इस समय वह दूर से अपनी कृति को देख रहा है। इस एक तीर से 3 निशाने साधने वाली योजना को अपनी आंखों से देखना चाहता है। चांग यू ने सुना कि सामने वाला शहर पर कब्जा करना चाहता है, तो तुरंत उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, यह देखकर कि उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को छोड़ दिया है। लेकिन फिर उसे पता चला कि शहर के बाहर एक उपद्रवी गांव वालों का समूह भी है। इसलिए वह तुरंत सुई युआनकिंग को लेकर शहर के गेट पर पहुंच गई, ताकि वह सीधे लोगों को जवाब दे सके। लेकिन यहाँ अचानक उसकी मुलाकात शी झेंग से हो गई, और इस समय वह एक मुखौटा पहने हुए था। मजिस्ट्रेट के बोलने के तुरंत बाद एक समूह ने शहर के गेट में घुसपैठ कर दी। बहुत जल्द ही स्थिति पलट गई। सुई युआनकिंग के बंधन रस्सियां भी काट दी गईं। उसने सबसे पहले चांग यू से बदला लेने की सोची, लेकिन अभी 2 दांव भी नहीं चले थे कि चांग यू ने उसे सीधे जमीन पर पटक दिया, और उसे यह भी पता चला कि बाहर छिपी उनकी सेना जनरल हे ने हरा दी है। अब वह बस इस उलझन भरे स्थान से भागना चाहता है। लेकिन जाने से पहले उसने चांग यू की कलाई पकड़ ली, लेकिन शी जेंग ने घायल सुई युआनकिंग को नहीं छोड़ा, इसलिए वह अकेला ही उसका पीछा करने लगा। तभी अचानक उसने उस पर तीर चला दिया। इससे उसका मुखौटा जमीन पर गिर गया, और सुई युआनकिंग ने आखिरकार उस आदमी को पहचान लिया। वह आदमी बस विदा होने से पहले अपनी प्यारी औरत को एक अच्छा चुंबन देना चाहता था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि सामने वाली न सिर्फ उसे बदतमीज गुंडा कहेगी, बल्कि सीधा छुरा भी निकाल लेगी और उसकी गर्दन पर रख देगी। मुझे मर्द चुनने की समझ सचमुच खराब है, इसलिए ही तो मैंने तुम्हें बचाया। चांगदेव की बात सुनकर शी जेंग को तब समझ आया, यह वही कारण था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। इसी ने उसके दिल का दर्द और अपमान व्यक्त किया। बस मुझे 1 साल का समय दो। पर चांगदेव अब भी उस आदमी की बात पर यकीन नहीं कर रही थी, और शी जेंग ने जाने का कारण भी नहीं बताया। इससे उसने तुरंत यह निष्कर्ष निकाला कि शी जेंग बस एक बेईमान आदमी है, और फिर बिना पीछे मुड़े देखे वह वहां से चली गई। दुखी शी जेंग सीधे बर्फ पर लेट गया। वह नहीं जानता था कि क्या करे, पहले की सुखद यादों को कैसे वापस लाए। लेकिन अगले दिन तक उसने पुष्टि की कि शी जेंग जा चुका है। तभी चांग यू ने कमरे में छिपकर खूब रोया, और ठीक इसी क्षण सैनिक फिर से भर्ती के लिए आ गए, और इस बार यह एक बड़ी सफाई अभियान जैसा था। जिस घर में भी पुरुष थे उन सभी को पकड़ लिया गया। जुए के अड्डे के 5 सदस्य सबसे पहले पकड़े गए, यहाँ तक कि चाचा को भी भर्ती कर लिया गया, जिससे चाची उनसे अलग होने को तैयार नहीं थी। और इसी बीच लड़का युगान घर लौटा, और अचानक एक चौंकाने वाली खबर सुनने को मिली, मेरे पति को पकड़ लिया गया है।
अब उसे पता चला मेरे पति को सैन्य भर्ती दल में ले जाया जा चुका है। यह सुनकर वह तुरंत घर के अंदर दौड़ी। अपने पति के कपड़े लेकर वह शहर के द्वार तक दौड़ी, लेकिन वह बहुत देर से पहुंची और उसने अपने पति को बिल्कुल नहीं देखा। जब वह वहां से चली गई तभी अचानक उसने काका को भर्ती की कतार में चलते देखा। तुरंत उसने अपने पास के घोड़े काका को दे दिए। उसने देखा कि काका ने बोरी ले ली। इससे चांग यू का दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वह नहीं जानती थी कि शी जेंग ने अभी अपना असली रूप ले लिया था और सबका सम्मान पाने वाला वो आन हाउ बन गया था। इस वक्त वह अपनी सेना लेकर अपने इलाके वापस आ रहा था। दरबार को भी तुरंत पता चला कि वो आन हाउ जीवित है। शिया झेंग के जीवित होने की खबर सुनकर प्रधानमंत्री वेई येन का दिल और भी उत्साहित हो उठा, लेकिन उन्होंने इसे दूसरों के सामने बिल्कुल नहीं दिखाया। पर जब उनके बेटे वेई शुआन को यह खबर मिली तो वह इतना डर गया कि उसकी हालत खराब हो गई, यहाँ तक कि वह एक पल भी रुके बिना राजधानी लौट आया। नतीजतन घर पहुंचकर उसने अपने पिता से मुलाकात की। परिणामस्वरूप पिता ने सीधे उसे डांटना शुरू कर दिया। पिता आज तक उस धोखेबाज कृतघ्न का ही पक्ष ले रहे हैं। मैंने बस वही किया जो पिता करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। किसने सोचा था कि जैसे ही उसने पिता का विरोध किया, मां ने तुरंत उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। लेकिन वेई शुआन ने मां की बात सुनी। वास्तव में वेई यान का अपना खून का बेटा नहीं हूँ। कौन जानता था कि बेटे के कमरे से बाहर जाते ही तभी उसे पता चला कि शी झेंग अभी जीवित है। और इसी क्षण यू कियान ने अचानक चांग यू को ढूंढ लिया, क्योंकि आजकल युद्ध और अशांति का माहौल है। यहाँ तक कि पूरे शहर में लगभग कोई पुरुष नहीं बचे हैं। इस वजह से उसकी शराब की दुकान का भी व्यापार चौपट हो गया है। इसलिए वह अपने बेटे के साथ दक्षिण की ओर भागना चाहती है। यह चांग यू को विदाई देने का समय था और इस पल सुई युआन हुई के रूप में छिपा की ने अचानक राजकुमार चांग शिन का आदेश प्राप्त किया। उसका उद्देश्य उसे तुरंत लू शहर की सहायता के लिए भेजना था। बदला लेने के लिए उस आदमी ने पूरे शहर का कत्लेआम चुना, लेकिन सबको मारने के बाद भी वह अभी भी नहीं मिली। वह कसाई औरत जिसने उसे थप्पड़ मारा था, इसने उसे उन सभी लोगों से जल्दी से पूछताछ करने पर मजबूर कर दिया जो उसे जानते थे, लेकिन किसी ने भी चांग यू की जानकारी नहीं दी। यहाँ तक कि जिला मजिस्ट्रेट की बेटी, जो हमेशा चांग यू को नीचा दिखाती थी, जीवन मृत्यु के इस क्षण में भी सीधी खड़ी रही और ऊंची आवाज में सुई युआनचिन को बताया कि उसे कुछ नहीं पता। इसने खून के प्यासे सुई युआनचिन को तुरंत अपना भाला उठाने पर मजबूर कर दिया और उसने वहीं उस लड़की का अंत कर दिया। इस पल में पूरे शहर में केवल सोंग यान की मां बची थी और जीवित रहने के लिए उसने तुरंत चांग यू को धोखा दे दिया। इसके लिए वह खास तौर पर सुई युआनकिंग को लेकर चांग यू के घर पहुंच गई। उसने सोचा कि इससे उसकी जान बच जाएगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाले ने चांग यू का पता पक्का करते ही तुरंत भाला उठा लिया, पीछे से उसके शरीर को छेद दिया। लेकिन सुई युआनकिंग ने पूरा घर छान मारा, एक भी जीवित व्यक्ति नहीं मिला। इसलिए वह आंगन में खोजने आया और नीचे छिपे एक तहखाने का मुंह देखा। बस तहखाना खोला ही था कि अंदर महिलाओं का एक समूह छिपा हुआ दिखा और चांग यू तो इस निर्णायक क्षण में तुरंत सुअर काटने की छुरी निकाल ली, उसे कोने में घेर लिया ताकि बाकी लोग जी सकें। चांग यू को सुई युआनकिंग की बात माननी पड़ी। ढूंढ करके उसके साथ घर से निकल गई, लेकिन अभी दरवाजे पर ही पहुंची थी कि देखा सामने वाला उसके हाथ से छुरी छीनना चाहता था। यह देखकर चांग यू ने तुरंत निकाल लिया। यू कियान ने अपनी खुद की बेहोशी की दवा उसकी आंखों में छिड़क दी। इससे सुई युआनचिन तुरंत चिल्ला उठा। वह जानती थी कि सुई युआनचिन बेहोश पड़ा है और उसके आदमियों को पता भी नहीं था कि भट्ठे में लोग छिपे हैं। इसलिए उसने तुरंत इन लोगों को पूरे के पूरे गांव से बाहर ले गई। चांग यू भी तेजी से घोड़े पर सवार होकर काउंटी पहुंच गया। दरबार के लोगों से मदद मांगने की तैयारी करो। लेकिन क्या पता था कि शहर में घुसते ही उसने अचानक देखा पूरा लिनान शहर एकदम साफ सुथरा हो गया था। यहाँ तक कि जिला मजिस्ट्रेट महोदय भी शहर के फाटक पर लटका दिए गए थे। और इसी समय दूसरी तरफ वुआन हाउस के लॉर्ड श्री जी झेंग। अचानक मैंने अपने पालतू शाहीन बाज को देखा, वह खून से सना हुआ वापस उड़ाया। और इसी समय सुई युआनकिंग के डाकू अभी भी हर घर में जीवित लोगों की तलाश कर रहे हैं। कांग पोजी अपने बेटे और चांदनिंग को लेकर बिस्तर के नीचे छिपी है। देखते ही देखते वे उनकी जगह ढूंढ लेंगे। कांग पोजी अकेली बाहर भाग गई और तेजी से अलमारी का इस्तेमाल किया। चांग मिंग और उनके बेटे की आंखों से ओझल हो जाओ। इस पल में वह मरने का पूरा इरादा लिए हुए थी, फिर भी अपने बेटे और चांग मिंग को बचाना था। जब तक उसने देखा कि ये पहाड़ी डाकू जा चुके हैं, केवल तभी कांग दादी ने चैन की सांस ली और आंखें बंद की। लेकिन चांग यू को सुई युआनकिंग ने पहाड़ की चोटी तक खदेड़ दिया। चांग यू ने इस दानव को देखा और बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं, बल्कि उसके होठों पर एक मुस्कान भी खेल रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के पहाड़ की चट्टान से कूद गया और ठीक उसी क्षण सुई युआनकिंग ने अचानक अपने आदमियों की रिपोर्ट सुनी। उनका किंगफिंग किला वुआन हाउ की सेना द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। लेकिन सुई युआनकिंग के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आ गई। लेकिन अब शिए झेंग बिल्कुल नहीं ढूंढ पा रहा है चांग यू और चांग मिंग का पता। बेबस होकर उसने अपनी सारी उम्मीदें समुद्री बांस पर टिका दी। उसे ढूंढने के लिए देखा समुद्री बांस पहाड़ों की ओर उड़ रहा है। झेंग झेंग भी तुरंत उसके पीछे भागा और सचमुच एक चट्टान के बीच में उसने अचानक चांग यू को देखा। आखिरकार वह आदमी वुआन हाउ के रूप में चांग यू को ढूंढ ही लाया।
लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पाया वह फिर से उसी चट्टान के किनारे आ गई जहां से वह गिरी थी। उसका मकसद था चांग यू के पास छूटे अपने कपड़े ढूंढना। इससे उसे तुरंत समझ आ गया चांग यू के दिल में हमेशा से उसके लिए जगह थी, लेकिन अब वह चांग यू को अपना असली परिचय नहीं दे सकता। इसलिए उसने एक मुखौटा पहन लिया और उसे बचा लिया। परिणाम स्वरूप चांग यू ने गलती से समझा कि वह व्यक्ति सुई युआनकिंग का आदमी है, तो उसने तुरंत एक मुट्ठी बर्फ उठा ली और उसके ऊपर फेंक दी, फिर तुरंत वहां से भाग गई। लेकिन क्या पता था, जैसे ही वह लिनान शहर लौटी उसने देखा कि शवों को बाहर निकाला जा रहा है और वे सभी उसके पड़ोसी थे। उसने देखा कि उसकी बूढ़ी पड़ोसिन अभी जीवित है। इसने उसे तुरंत अपनी बहन के बारे में पूछने पर मजबूर कर दिया। यह सुनकर कि उसकी बहन गायब हो गई है, इससे चांगयू तुरंत बेहोश हो गया। लेकिन उसे क्या पता था, इस पल चांगलिंग सुई युआनकिंग के हाथों में फंस चुकी थी। दरअसल यह किंगफिंग गांव की शिसानियांग थी, जिसने गली से चांगलिंग का अपहरण कर लिया था। इससे सुई युआनकिंग तुरंत उत्तेजित हो गया, क्योंकि उसने पहले घर में एक पेंटिंग एल्बम देखा था। उसे लगा कि चांगलिंग वुआन हाओ और फैन चांगयू की बेटी है, इसलिए इससे उसके पास तुरंत वुआन हाओ से निपटने का एक महत्वपूर्ण हथियार आ गया। लेकिन इस समय सुई युआनजुन ने फिर से यू कियनकियान को अपनी हवेली के परिसर में नजरबंद कर दिया है। यहाँ तक कि उसने उसके लिए शानदार कपड़े भी तैयार करवाए हैं और सोने चांदी के गहनों से भरा हुआ। लेकिन यू कियनकियन को पता चला कि वह वही व्यक्ति है जो पहले मुखौटा पहने हुए था। उसने आगे की किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह पागल व्यक्ति उनके अपने बेटे को उसके खिलाफ हथियार बनाएगा। इतना जुनूनी स्वामित्व यह यू कियनकियन को और भी अधिक उदासीन बना देता है, क्योंकि वह सामने वाले पागल को बहुत अच्छी तरह जानती है। अगर इस पल वह जितनी अधिक चिंता दिखाएगी, वह उनके बेटे के साथ उतना ही अधिक पागलपन करेगा। लेकिन जब उसने देखा कि सामने वाले ने सच में छुरा निकाल लिया और उनके बच्चे की ओर वार कर दिया, यू कियनकियन आखिरकार संभल नहीं पाई। इस पागल आदमी के तरीकों के आगे उसने खुद को खतरे में डालकर उस छुरे को छीनने की कोशिश की। आखिरकार वह इस आदमी के सामने पूरी तरह से हार गई। इस बीच चांग यू ने अपना सामान बांध लिया था और अपने माता पिता की वेदी के सामने झुककर उनसे विदा ली, क्योंकि इस बार उसे चांग मिंग का पता लगाना ही होगा। बाहर से तो वह महिला सिर्फ एक मांस विक्रेता लगती थी, लेकिन असल में बस अपनी गायब बहन को ढूंढने के लिए, भले ही वह अकेली हो, सभी तस्करों को मार गिराया, लेकिन बहन का कोई पता नहीं चला। लेकिन चांग यू के इस नेक काम ने जल्द ही उसे लोगों की नजर में हीरोइन बना दिया, यहां तक कि एक मशहूर नाम भी दे दिया। जब से वुझो में यह बूचड़ खाने की सुंदरी आई है, लड़कियां बाहर जाते समय हमेशा एक चाकू साथ ले जाती हैं, लेकिन उसके पास आम लोगों की प्रशंसा सुनने का समय नहीं था, क्योंकि अब तक चांग यू अपनी बहन का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। तभी अचानक मार्शल वु आन शी झेंग को सुई युआनकिंग का भेजा हुआ पत्र मिला और उसमें वही 3 लोगों का पारिवारिक चित्र था। तभी उसे पता चला, यानी चांगलिंग सुई युआनकिंग के कब्जे में है। कहानी के अंत तक वही इंसान जिसने कभी अपमान और संघर्ष झेला था, अपनी समझदारी और नई ताकत के दम पर हर चुनौती को पार कर लेता है। उसके दुश्मन एक एक करके हार जाते हैं और जो लोग उसे कमजोर समझते थे वही अब उसकी इज्जत करने लगते हैं। यह कहानी दिखाती है कि जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वह अपनी किस्मत खुद लिख सकता है, और यही इसका सबसे संतोषजनक और दमदार अंत है।